बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले आपसे बात करेंगे वॉलीबॉल की, जहां पर थोड़ी सी मायूसी ज़रूर हुई है। पाकिस्तान को बहरीन के हाथों शिकस्त हो गई फाइनल के अंदर। पाकिस्तान पहला सेट लीड कर रहा था और हम बहुत पूरी उम्मीद थे कि पहला सेट जीत लिया, तो शायद अब एक तसलसल जो है वो जारी रहेगा। लेकिन बहरीन ने बहुत शानदार वॉलीबॉल खेली। अगले दोनों सेट्स में पाकिस्तान को जो है वो मात दी और उसके बाद पाकिस्तान कमबैक नहीं कर सका। अच्छा टूर्नामेंट खेला है, हम डेफिनेटली टीम को एक बार फिर अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन फाइनल नहीं जीत पाए। इससे पहले अभी आपको याद है एक पिछले टूर्नामेंट में भी फाइनल में जाके हार गए थे। तो थोड़ा सा आई थिंक सोचना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजिकली कोई ऐसी चीज़ है जिसको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन नॉनदलेस अ फैंटास्टिक टूर्नामेंट कम्स टू एंड। बहुत मुबारकबाद हो पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम को। बट हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टूर्नामेंट्स में ज़रा इस एंगल पर बेहतर काम करेंगे कि फाइनल में ही जाकर, और वो भी पहले सेट की लीड लेकर, क्यों हार रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर हमें ज़रूर गौर करना पड़ेगा, थोड़ा सा और बेहतर करने की ज़रूरत है चीज़ों को। उसके बाद आपसे हमने बात करनी है टेस्ट क्रिकेट की, और टेस्ट क्रिकेट में दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो इंग्लैंड की बात करनी है, जिन्होंने इंडिया को शिकस्त दे दी है। 5-6 सेंचुरीज़ के बावजूद इंडिया जो है वो ये टेस्ट मैच जीतने में नाकाम रहा। जितने रन आखिरी दिन बनाए गए, और जब ये आखिरी दिन का जो स्कोर जितना रह गया था, हम बार बार उसको गेज कर रहे थे। कल एक बड़े ज़बरदस्त अशाइये पे हम थे, तो हम वहाँ ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि मैच जो है वो कहाँ जा रहा है। लेकिन हम मोस्टली जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे वो यही कह रहे थे कि इंग्लैंड जीत जाएगा, क्योंकि उनकी टैक्टिकल अप्रोच और मेंटल स्ट्रेंथ इतनी है कि वो टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करेंगे। वो कहीं पे ये नहीं सोचेंगे कि हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ऑल दो के विकेट्स जो हैं वो गिरती रही, लेकिन जो रन्स का अंबार था वो लगाते गए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैच जीता है। तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के माबैन जो है वो टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है आज से, और उसके बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना है। क्या कॉम्बिनेशंस हैं और किस तरीके से वेस्ट इंडीज़ जो है वो थोड़ी सी, अगर आप उनके कॉम्बिनेशंस देखें तो बड़ी एक आई थिंक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। तो इस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद आपको बताएंगे कि एशियन 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ को जो है वो शिकस्त हो गई है और फाइनल के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर सके। सेमीफाइनल जो है वहाँ तक वो पहुँच चुके थे, लेकिन सेमीफाइनल में अनफॉर्चुनेटली वो हार गए और फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। इन तमाम चीज़ों पर हमने आज गुफ्तगू करनी है। पहले मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूँ, फिर एक बड़ी अहम चीज़ है जिसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा मेरा भी अब लंबा कराया करो यार, इंट्रो लंबा करें? ठीक है, बहुत लंबा इंट्रो हो गया यार। आप पहले मुझे ऑन ओथ कह दें कि आगे जाओ आगे जाओ। ना देखा ना, मुझे पता था ये फौरन लेफ्ट कर देंगे। मैं कराऊंगा लेकिन इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो चलें, कल से मैं इंशाल्लाह ताला, मेरी पूरी कोशिश है। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं शाह जी? अल्लाह का बड़ा शान है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमारे जो टॉपिक्स हैं उन पर गुफ्तगू करने से पहले सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए है वो हॉकी की दुनिया से है, और वो ये है कि FIH में जो प्रो नेशंस लीग के लिए न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया था, न्यूजीलैंड दस्तबरदार हो चुकी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास अब ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन आ गई है। कर्टसी के कुछ उसके TORs हैं जिनको हमने फ़ौरन से पहले एडजस्ट करना है। ये तमाम तर तफसीलात के लिए मैं चाहूँगा कि पहले हम मोई शाह साहब से गुफ्तगू कर लें। जी मोई शाह साहब, क्या बड़ी खबर है? पहले आप दे चुके हुए हैं हमें पूरा अंदाज़ा हो गया था, लेकिन अब क्योंकि द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग, तो मैं चाहूँगा आप इसको हमें बता दें। जी थैंक यू। ये एक्चुअली FIH का जो डिसीजन है ये एक्सपेक्टेड था, और शायद 2-3 दिन पहले आपसे डिस्कशन हुई और मैंने स्टोरी भी चलाई, लेकिन फाइनली इट्स देयर नाउ। और लेटर लिख दिया गया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को FIH ने कि तमाम ऑब्लिगेशंस जो FIH प्रो लीग खेलने की होती हैं उसमें कमिटमेंट होती है, फाइनेंसेस का होता है कि हम ट्रैवलिंग करेंगे, वापस आएंगे, होटल वोटल जितने एक्सपेंसेस हैं हम उसको बियर करेंगे, और हम खेलेंगे पूरा साल प्रो लीग। आपको पता है प्रो लीग जो होती है टॉप 9 टीम्स की होती है, जिसमें हॉलैंड, जर्मनी, जो इंग्लैंड, अर्जेंटीना, सारी जो टॉप की, बेल्जियम वगैरह, इवन इंडिया, ये सब टॉप की टीम्स होती हैं। और ये 9 टीम्स का है, एक रेलीगेट हो जाएगी और उसकी जगह पाकिस्तान चला जाएगा। कम्युनिकेट कर दिया है ब्लैक स्टिक्स ने, न्यूजीलैंड हॉकी ने, कि हम ये नहीं खेल सकते, क्योंकि आपको पता है कि हॉकी इज सॉर्ट ऑफ एन एमेच्योर स्पोर्ट्स इन न्यूजीलैंड नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है, वो ज़्यादातर खुद अपनी जेब से पैसे देते हैं, क्योंकि वहाँ पॉपुलर नहीं है, वहाँ कोई उसको पजीराई नहीं है जिस तरह वहाँ पे क्रिकेट की है या वहाँ पे जिस तरह रग्बी की है।
रग्बी इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, आपको पता है कि न्यूजीलैंड में, तो ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन इन्होंने और टाइमली कह दिया है। इसका पहले थोड़ा सा चांस था, एक रे ऑफ होप थी फॉर पाकिस्तान हॉकी, यही समझें कि पाकिस्तान फाइनल हार के भी पाकिस्तान ने वो अचीव कर लिया है कि जो अचीव करने के लिए ये सारा नेशन कप हुआ था, और बड़ी अच्छी और बड़ी खुशाइंद बात है। अब इससे आगे का तसलसल थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन हमें कर दीजिएगा कि अब आपने करना क्या है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। अब ये अगले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये सबको पता होना चाहिए, और ख़ासकर जो अरबाब इख्तियारात हैं और अख्तियार हैं और जो मतलब है वो लोग हैं, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेक होल्डर्स औरों की बात कर रहा हूँ, स्पॉन्सर की बात कर रहा हूँ, हॉकी फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, इन सब को अब 2 दिन में डिसीजन करना है। क्या वो 30-40 करोड़ रुपया जो कि लगेगा इस सारे 1 साल में, पाकिस्तान की ट्रेवलिंग, होटलिंग 40 से 50 भी लग सकता है, वहाँ का स्टे, वहाँ की आपकी कमिटमेंट, क्योंकि एक दिन आपको जाके हालैंड खेलना पड़ता है, वापस आप पाकिस्तान में आते हैं, हालैंड की टीम पाकिस्तान आएगी और पाकिस्तान आके खेलेगी, फिर पाकिस्तान ट्रेवल करेगा, जर्मनी जाएगा, होम एंड अवे चलता है, होम एंड अवे। फिर ये होता है थोड़ा सा खर्चा कम करने के लिए कि साथ ही आप हालैंड खेले, साथ ही जर्मनी खेलिए, बेल्जियम खेले, और वापस आप आ गए। फिर अर्जेंटीना आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि अर्जेंटीना की टीम बहुत अच्छी है, वहाँ जाके खेलना पड़ेगा। ये सारी कमिटमेंट्स जो हैं आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इन राइटिंग देना पड़ेगा FIH को। और अगर खुदा ना खास्ता ये पिछले प्रीवियसली हमारे साथ हो चुका है, ये पता नहीं लोगों को पता नहीं पता कि हमारा 16 में हम प्रो लीग में चले गए थे, 16 में हमने प्रो लीग को हमने इस तरह जिस तरह न्यूजीलैंड ने किया, हमने भी सरेंडर कर दिया था। जब सरेंडर किया तो फिर पाकिस्तान की टीम उस वक्त थी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान वर नंबर 6 इन द वर्ल्ड, और वो फिर पाकिस्तान की हॉकी ठहरी नहीं है, उसका फिर डाउनफॉल आज तक 6 से फिर पाकिस्तान की हॉकी नंबर 18 पे आई है। अब थोड़ा सा प्रोग्रेस हुई और अब थोड़ा सा ये हेल्प मिलेगी, लेकिन अब आप जब प्रो लीग खेलोगे 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखें, ये सबको जहन में रखने चाहिए जिन्होंने पैसे लगाने, या गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, कि आपने हॉकी अगर प्रो लीग आप खेलोगे, इसका मतलब है आप क्वालिफाई कर जाओगे ओलंपिक के लिए, इसका मतलब आप क्वालिफाई कर जाओगे वर्ल्ड कप के लिए। सारे मेजर और लीडिंग जो इवेंट्स है ना, वो तकरीबन आपके ग्रेस में आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमली डिसीजन करें, अगले 2 दिन में डिसीजन करें, और डिसीजन कम्युनिकेट करें, इन राइटिंग सबमिट करें विद FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ताकि वो कंफर्मेशन हो जाए। और हमने न किया, फर्ज करें हम परसों तक या नहीं कर पाते, तो फ्रांस को मिल जाएगा। बिल्कुल, वो फिर ऑब्वियसली वो प्रोसेस रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं, वो फ्रांस को, और फ्रांस एक्सेप्ट कर लेगा। सिंपल सी बात। मैं ये आई थिंक ये अगले 2 दिन सना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वो द यूनिवर्स एज अ प्लान वाली बात हो गई है। आप कह रही थी कि बड़ी रिजिलियंट कौम है हमारी और प्लेयर्स हमारे, लेकिन आई थिंक दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है। और अगले 2 दिन, चाहे वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड होता है, चाहे हुकूमत पाकिस्तान होती है, समबडी हैज़ टू स्टेप इन कि जी ये हम पैसे मुख्तस कर दें। देखिए 9 साल का अरसा बहुत बड़ा होता है अपनी गलती को समझने के लिए। 2016 की बात की शाजी ने, तो वहाँ से लेके अब तक एक मेरिट पे सिलेक्ट होना और फिर उसको सरेंडर कर देना, और एक ये कि ऑब्वियसली अभी भी मेरिट है, आप नंबर 2 थे, फाइनल रनर्स अप थे, और आपको अब एक सेकंड लाइफ मिल रही है। तो बड़ी ज़रूरी है कि आप अपने हॉकी प्लेयर्स को ये सपोर्ट दें, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, जो भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो भी इन हॉकी प्लेयर्स के लिए डिसीजन मेकिंग में है, ये ज़रूर समझें कि इनके ये अगले 2 साल 4 साल वापस नहीं आने। अगर आज आप रोक देते हैं तो ये लॉट जो है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसकी लाइफ में ये टाइम दोबारा नहीं आता। प्लेयर्स का करियर बड़ा छोटा होता है। मैं बहुत मेरा उठना बैठना हुआ है हमारे फुटबॉल प्लेयर्स के साथ, हमारे एथलेटिक्स के प्लेयर्स के साथ। आप लिटरली आपको तकलीफ़ होती है जब आप सुनते हैं कि जिस वक्त तक हमारी जो फुटबॉल फेडरेशन थी वो डिस्प्यूट में थी, तो हमारे प्लेयर्स का कोई फ्यूचर नहीं था। तो इसी तरीके से अब ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हॉकी के पास, हॉकी फेडरेशन के पास, हमारे स्पॉन्सर्स के पास, हमारे कॉर्पोरेट्स के पास, कि वो हमारी जो नेशनल स्पोर्ट है, हम प्राइड की बात करते हैं, मुल्क की प्राइड की बात करते हैं, हम एथलीट्स के राइट्स की बात करते हैं, हर कोई ऑन बोर्ड नज़र आता है। बट ये वो टाइम है कि जिस वक्त आपने दिखाना है कि हाँ जी हम साथ हैं अपने एथलीट्स के। तो आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त जो प्लेयर्स हमारे लिए कर सकते थे, जो उनके इख्तियार में था, वो सब कुछ उन्होंने कर दिया। अब जिम्मेदारी बाकी लोगों की आ जाती है। तो आई होप कि इन 2 दिनों में ऐसा फैसला हो कि हम अपनी हॉकी टीम को, हमारे प्लेयर्स को, अमाद भट्ट से मुझे याद है 2 एशियन गेम्स में शायद मुलाकात हुई थी, तब की मुझे याद है कि इतने ये डेडिकेटेड और इतने ज़बरदस्त एथलीट हैं। तो आई होप कि हम लोग
हॉकी कप्तान को भी सपोर्ट कर सके और उनकी टीम को भी सपोर्ट। बिल्कुल वैसे आप पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम हो, स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फंड हो, या फिर और भी ऐसे पावर कॉरिडोर्स हैं और भी ले लो जिनमें आपकी नहीं और बस आपको चाहिए था ना लंबा इंट्रोडक्शन। तो हाँ जी, तो और भी मतलब ट्विन सिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो और भी हैं, लेकिन ये आई थिंक आप भी ये एग्री करेंगे कि अब जो ओनस है वो हुकूमती इदारे हों, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो, इवन जो स्पॉन्सरशिप है जिसके बारे में कहा गया कि जी एक एंटिटी ने स्पॉन्सर किया ये पूरा टूर्नामेंट, इट इज़ टाइम नाउ कि वी डू इट एट द अर्लीस्ट। यार फिर वही बात होती है कि विद लिमिटेड रिसोर्सेज आपके लड़कों ने परफॉर्म करके दिया। एक स्पोर्ट्स के साथ अगर मैं अपनी एफिलिएशन की बात करूं तो मुझे याद है मैंने उनको एक बात की थी कि शायद यार एक मैच अगर जीत जाओ तो शायद एक स्पार्क आ जाए, तो शायद मार्केट भी एक दफ़ा होती है ना, अप्स एंड डाउन होती है कि यार हाँ यार इनको स्पॉन्सर करना चाहिए। इन लड़कों की अगर बात करें, हैट्स ऑफ सबसे पहले स्पोर्ट्स 360 को। मैं आज अगर पूरे स्पोर्ट्स शोज़ की बात करूँ, मैं खुद भी डिफरेंट उस पर करता हूँ, वाहिद हम ही है जो बात कर रहे हैं, मैंने किसी और दूसरे स्पोर्ट्स चैनल पे नहीं देखा इस चीज़ पे बात होते हुए, और जो कि होनी चाहिए क्योंकि आपका अपना नेशनल स्पोर्ट्स है। जिन लड़कों ने इतनी मेहनत करके फाइनल्स तक लेके गए विदाउट डेलीज का इशू रहा, बहुत से और मामला हैं। मैं जूनियर हॉकी की आपको सिचुएशन यहाँ पर बताई थी, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर उनके क्या हालात हैं, फिर भी जाके वो परफॉर्म करके आपको दे रहे हैं। दिस इज़ द राइट टाइम आई गेस। अगर मैं गलत नहीं, शायद आज पीएम से उनकी मुलाकात भी है। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, आपको बीच में इसमें स्टेप इन करना पड़ेगा। देखें बेस्ट इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करूं, जो यहाँ आईपीसी है या यूथ डेवलपमेंट वाले जो उनसे बैठे हुए हैं, इनका सबसे बेस्ट इस वक्त स्टेक है ये स्टेक होल्डर्स को एंगेज करें, और हॉकी के लिए आपको कुछ करना पड़ना है। आज अगर आप नहीं करते, स्टेप पीछे लेते हैं, तो लिटरली मैं कह रहा हूँ बहुत पीछे चले जाएंगे। जैसे शाहजी ने कहा कि फ्रांस के लिए तो ये आपको एक कहता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जिस तरीके से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है अपने आप को वापस मनवाने के लिए। फ्रांस की बात करें तो बैठा हुआ है, उनके पास फंड भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आज आप इस चीज़ पे नहीं आते, इसको ऑफिशियली तो मैं नहीं कह सकता कंफर्म, लेकिन थोड़ी सी पिक्चर स्क्रॉल करा था तो वहाँ पर लिखा हुआ था समथिंग बिग इज़ कमिंग फॉर पाकिस्तान हॉकी, कहीं वो शायद पिक्चर आ रही थी एक स्पॉन्सर की। अल्लाह करे, मैं कहता हूँ कि स्पॉन्सर्स हों यहाँ पर, लेकिन ऐसा स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारा भी काम बनता है कि इसको जितना हो सके, चाहे ट्वीट के ज़रिए हो, चाहे ऐसे शोज़ के अंदर हम बात करें, और जो गवर्नमेंट के अहदेदारान बैठे हैं उन तक आवाज़ जाए, क्योंकि यार ये राइट टाइम है। मुझे तकलीफ उस दिन हुई थी जिस दिन मैंने जूनियर हॉकी को यहाँ पर देखा था स्टे करते हुए। या आपका सीनियर हॉकी की बात करें, मैच जितवा के तो आपको पता उनसे बोलने नहीं हो रहा था कप्तान से। यार हज़ार चीज़ें होती हैं, आपने हमारा इतना ऐसा कोई फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर तो है नहीं स्पोर्ट्स के अंदर कि आपकी, मैंने कहा ना, खिलाड़ी है चाहे मैनेजमेंट स्किल के अंदर बैठा हुआ है, जब तक वो घर की परेशानी से नहीं निकलेगा तो उसका दिमाग 100% नहीं होता स्पोर्ट्स के अंदर। आपने उन चीज़ों को अब देखना है। इन लड़कों ने परफॉर्म करके दिया, दिस इज़ द राइट टाइम। अल्लाह करे कि आज थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट आपको नजर आए। बिल्कुल ऐसे ही, और मेरे ख्याल से अब जितने भी हुकूमती इदारे हैं, हम खुद उनसे यही दरख्वास्त करेंगे, इवन कि अगर आज इनकी मुलाकात है और ये मिलते भी हैं उन इदारों से, तो अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान हॉकी को जो है वो बाकायदा तौर पर सपोर्ट किया जाए, फाइनेंशली सपोर्ट किया जाए। इट्स एज सिंपल एज दैट कि आप आज ही मेरे ख्याल से वो फंड्स मुख्तस कर दें, और इसको बड़ा आपको स्टेटिस्टिकली लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि ऐलान हो गया और जब ट्रैवलिंग की बात हुई तो पता चला कि फिर से वही मसाइल हैं जो पहले रहे हैं। तो आई थिंक आज ही उन फंड्स को एलोकेट कर देना चाहिए, यही तरीका है। और चाहे वो पीएसबी के पास रहते हैं, हुकूमती इदारों के पास रहते हैं, जिस भी मद में वो रहते हैं, टिकटिंग, अकोमोडेशन, लॉजिस्टिक्स, हमारी तो यही अपील होगी कि जल्द से जल्द जो है वो इन फंड्स को मुख्तस किया जाए, और डेडलाइन से पहले FIH को इन्फॉर्म किया जाए कि पाकिस्तान हॉकी इंशाल्लाह प्रो लीग में पार्टिसिपेट करेगी टीम हमारी। इसके बाद आपसे वॉलीबॉल की बात करनी है। थोड़ा सा मायूस ज़रूर हैं, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि फ़ाइनल हम जीत जाएंगे, क्योंकि कतर जैसी एक तगड़ी टीम को सेमीफाइनल हराया तो लग रहा था कि बहरीन से आसानी से जीतना चाहिए, लेकिन मोइशा साहब एक सेट की लीड लेने के बावजूद वैसा नहीं हो पाया। अच्छा, पहले थोड़ी सी अगर हॉकी पे जी प्लीज़ बात कर लूँ। देखें, इस सॉर्ट ऑफ नाउ और नेवर वाली बात है। आप ज़रूर इसको बड़ा सीरियस थाट दें, और सीरियस थाट दे के 2 दिन के अंदर डिसीजन करें। देखिए, जहाँ खर्चे की बात है ना, कुछ ऐसी बातें मार्केट में चलती हैं जी कि फेडरेशन को हमने दे दिया तो वो शायद वो सही तरह खर्च न दे फेडरेशन को। आप कहें जी ये प्रो लीग के पैसे हैं, ये प्रो लीग की सारी कास्ट है, हम खुद स्पोर्ट्स बोर्ड के थ्रू, हम खुद गवर्नमेंट के किसी इदारे के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है या कोई HEC है या कोई और है, उसके थ्रू अब ये इन्वेस्ट करेंगे, उसके थ्रू सारे टिकट्स बनेंगे, वही जाके ये खर्चा देखेगा, वही लुक आफ्टर करेगा। इंश्योर करें कि पाकिस्तान ये प्रो लीग खेले। अगर आप रिवाइवल ऑफ द गेम चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हैज़ कम टू योर साइड, और उसको जाने ना दें। जिस तरह हमने 16 में पहले भी बात की, मैंने 16 में हमने जाने दी है,
और ये बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं जी वॉलीबॉल की तरफ। वॉलीबॉल पाकिस्तान ने देखें बहुत अच्छा खेला टूर्नामेंट, पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, नेशंस कप बहुत अच्छा खेला, फाइनल तक रसाई हुई, बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में कतर को हराया। कतर इज़ वर्ल्ड रैंक नंबर 24, उनको आप हराया तो एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि फाइनल पाकिस्तान जीत जाएगा, और स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया। 25-23 से पाकिस्तान ने पहला सेट जीता। फीलिंग ऐसी आ रही थी कि जिस तरह पाकिस्तान पहला सेट खेला है तो शायद थोड़ा सा और अच्छा खेले। लेकिन देखें आजकल का जो ज़माना है और आजकल का जो दौर है, वो आपकी गेम की स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द गेम आपकी चेंज होती है। मैं ये समझता हूँ कि अच्छा कोच वो होता है जब उसने देखा उनके कोच ने कि ये 25-23 में और क्या क्या हमारे फ्लाज हैं, हमारे प्लेयर्स कहाँ से वीक हैं और किस साइड को कवर करना चाहिए, स्मैशिंग अच्छी नहीं है, बूस्टिंग ब्लॉक्स अच्छे नहीं हैं, या लिबरो अच्छा काम नहीं करता, या जो बैक एंड है उस पर सही बॉल को नहीं उठाया जाता। ये सारी चीज़ें देख के उन्होंने डिसीजन किया। वो मैं कहता हूँ टैक्टिक्स जो थी बहरीन के कोच की, वो आउटस्टैंडिंग थी, और इन कंपैरिजन हमारा वो चीज़ हम उसको उसी वक्त चेंज नहीं कर सके। एग्जैक्टली यही बात हुई। हमने नेशन कप हॉकी में देखा कि जब न्यूजीलैंड ने हमें ऑल आउट अटैक कर दिया, पहले मिनट में गोल किया तो फिर बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो गए और ऊपर नीचे गोल करना शुरू कर दिए। वहाँ भी हमें थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए थी कि पहले बेशक हम 1 गोल से वहाँ पे हारते, फर्स्ट क्वार्टर में हम 1-0 से पीछे ही रहते, लेकिन हमें थोड़ा सा उसको मतलब है अपने आप को रीग्रुप करना चाहिए था और काउंटर स्ट्रेटजी कोई बनानी चाहिए थी। ये 2 चीज़ें हैं। लेकिन मैं साथ ये भी समझता हूँ, देखें ये दोनों जो परफॉर्मेंसेज हैं पाकिस्तान की, हॉकी की भी और वॉलीबॉल की भी, बहुत आउटस्टैंडिंग है, इसमें कोई शक नहीं। अब आप किस तरह इसको इम्प्रूव करेंगे? इम्प्रूव सिर्फ इस तरह हो सकता है कि आप मैक्सिमम एक्सपोजर दें अपनी टीम को, ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं, तो ये चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं। ये जो टीम्स हैं, खासकर देखें जिस तरह न्यूजीलैंड की हॉकी की टीम है, ये प्रो लीग खेल के आई है, ये पिछले साल पूरा प्रो लीग इन्होंने खेला है, खेल के रेलीगेट हुए वापस आए, तो इसलिए उनका एक्सपोजर हमसे ज़्यादा था। बहरीन की टीम, एक तो होम एडवांटेज था उनको, वॉलीबॉल की बात कर रहा हूँ मैं, होम एडवांटेज था, उसी कोर्ट में ट्रेनिंग करते थे, और बड़ी टीम्स ने बहरीन का दौरा किया, उनसे खेले, और उन्होंने देखा कि हमें क्या गलतियां, कहाँ से इंप्रूवमेंट है, वो उन्होंने की। अच्छा, आई थिंक इसमें ये चीज़ हमें वाज़ेह तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान की वॉलीबॉल में अगर हम देखें, लेकिन मुख्तलिफ ऐसी स्पोर्ट्स होती हैं जहाँ पर पाकिस्तान सना फाइनल तक तो रसाई हासिल कर लेता है, लेकिन वहाँ जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। वॉलीबॉल में ये दूसरी तीसरी दफ़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा लग यही रहा है कि शायद पैनिक बटन दब जाता है, या वो अगर हमने लीड ली होती है तो उसको कॉम्पनसेट या कंसोलिडेट नहीं कर पाते। देखिए, कंसेक्यूटिव फाइनल्स में आना एक काफ़ी अच्छा साइन है। डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है कि एटलीस्ट इस लेवल पर कुछ सही कर रहे हैं पाकिस्तान में। बट आपको जब भी नेक्स्ट लेवल पे अनलॉक करना होता है तो आपकी स्ट्रैटेजीज बहुत ऑन पॉइंट होनी चाहिए। आपकी विद इन गेम, जैसे शाहजी ने भी बताया कि विद इन गेम आपको अगर स्ट्रैटेजी बदलनी है, अगर आपको अपने प्लेयर्स का रोल बदलना है, क्या उनमें वो काबिलियत है कि वो विद इन द गेम वो बदल भी सकते हैं कि नहीं बदल सकते, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अहम होती है। फिर इंजरीज, आपके प्लेयर्स फिट कितने, इतना मुश्किल, इतना लंबा टूर्नामेंट खेलने के बाद, ख़ास तौर पर जब आप एक हेवी टीम के साथ सेमीफाइनल, एक मुश्किल टीम के साथ सेमीफाइनल खेलते हैं, तो अक्सर देखने को ये मिलता है, चाहे आप कोई भी स्पोर्ट उठा लें, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, कि जब जिस टीम का सेमीफाइनल ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है, अक्सर फाइनल में तक वो ड्रेन ऑलरेडी हो चुकी होती है, क्योंकि वो अपना बेस्ट जो होता है वो खेल के आ चुकी होती है। और यहाँ पर आती है आपकी फिटनेस, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, कि आप एक दिन के अंदर अंदर कैसे रिप्लेनिश करते हैं अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, कि आपने दोबारा उसी लेवल पे आके परफॉर्म करना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर अब काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल पे अनलॉक करने के लिए हमारी वॉलीबॉल टीम को। बट ये वो टाइम ऐसा है, बड़ी खुशी हो रही है देख के, ख़ासतौर पे हमारे प्रोग्राम के नाम के तवसत से भी, कि हम क्रिकेट से बाहर, ये ऐसी परफॉर्मेंसेज है कि हम क्रिकेट से बाहर ला रहे हैं। आप इससे पहले हम ओलंपिक गोल्ड देखा हमने जेवलिन में, अब हम देख रहे हैं कि चलें हमारी बाकी स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोशिश कर रही हैं पुश करने की अपने करंट स्टेटस को। तो आई थिंक ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है, और आई होप के जो करता धरता है इन सारी स्पोर्ट्स के, वो इसको पॉजिटिवली आगे लेकर चलें और सपोर्ट करें हमारे एथलीट्स को। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अवैस, जो स्पोर्ट्स की बात करें, कल भी मैं आपसे एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा था, जहाँ पर हम हॉकी की बात करते हैं, स्कॉश की आप बात करते हैं, वो स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा है।
मैं खुद भी कभी कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को यहाँ तक जो यूथ अफेयर्स है, अपना जो अपना चेयरमैन यूथ है ख़ास करके, उनको बैठ के कम से कम एक मैकेनिज्म खुद देखना चाहिए कि कौन सी इस वक्त ऐसी स्पोर्ट्स है पाकिस्तान के अंदर डोमिनेट कर रही है, स्ट्रगल कौन सी कर रही है, जो डोमिनेट कर रही है एटलीस्ट वहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपको ज़्यादा मैन पावर हो या ज़्यादा फाइनेंसिस को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बैठ के डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात करें, शाजी को शायद इसके बारे में ऑब्वियसली वो लिखते हैं, बेहतर पता भी होगा। मैं रग्बी पे आता हूँ, जो मैं कल आपसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा था। पाकिस्तान रग्बी के अंदर डिवीज़न 2 खेलता है, डिवीज़न 1 आपकी अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका वगैरह जो वर्ल्ड कप खेलती है। डिवीज़न 3 के अंदर पाकिस्तान एक बुर्ज किस्म की टीम यूएई की अगर मैं बात करूँ उसको हराता है, कनाडा को हराता है, ऊपर जाता है डिवीज़न 2 के अंदर। रेलीगेशन कहाँ पर होती है कि आपके पास फंड्स नहीं आगे जाने के लिए, वो बेचारे रेलीगेट होकर वापस डिवीज़न 3 में लड़के आ जाते हैं। अगर उनकी सिचुएशन की अगर बात करूँ, चाहे वो प्रैक्टिस है, वो अपनी पॉकेट से खुद लगा के प्रैक्टिस करते हैं। आपको एक क्लब का पता भी होगा जो बड़ा मशहूर है इसके ऊपर, वो लड़के ज़्यादातर पाकिस्तान खेलते हैं, खुद भी अपनी जेब से प्रैक्टिस करते हैं। टेपिंग की बात करूं, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो अपनी पॉकेट से बेचारे खुद लगाते हैं कि उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। सेल्फ फंडिंग पे चल रहे हैं, सेल्फ फंडिंग पे वो चल रहे हैं। और ऐसे भी होता है कि कहीं पर अगर उन लोगों ने कोई वार्म अप मैच खेलना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई टूर्नामेंट खेलना है, वो भी अपनी पॉकेट से लगा के जाते हैं। तो यार ये वो स्पोर्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है। आप देखो ना, मैं एक बात करूँ कि अगर यंगस्टर है, अगर उसका ज़हन है कि यार कल को मैंने रग्बी खेलना है पाकिस्तान के लिए, तो मुझे बताएं कि उस सिचुएशन देख के क्या वो रग्बी खेलना चाहेगा? वो तो यही कहेगा कि यार बेहतर है से मैं 5-6 साल यहाँ पर लगाऊं, मैं बाहर निकलूँ किसी और कंट्री की जाके वो मैचेस खेलूँ, क्योंकि वहाँ पर हर फैसिलिटी मौजूद होगी। हम खुद आने वाली जो नस्ल है उसको स्पोर्ट्स से दूर कर रहे हैं इन मामलात पे। इस पे लिटरली अब ध्यान देने की बात है। चाहे डोमिनेट स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें, एटलीस्ट कैटेगराइज करें कि कौन से स्पोर्ट्स इस वक्त आपको डोमिनेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में। आपको उसके ऊपर मैन पावर, यहाँ तक फाइनेंसिस में कुछ ना कुछ करना है। अब ओवरऑल जब हम इस पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो हम बार बार ये बात करते हैं कि वो लिमिटेड रिसोर्स के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो आप यही सोचें कि जब आप उनको पूरी अथॉरिटी के साथ ये कहेंगे, आप इतने रिसोर्सेज देंगे, इतनी फंडिंग देंगे, इतनी उनकी कंडीशंस बेहतर करेंगे, उनका लाइवलीहुड बेहतर करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ नज़र आएंगी। प्लेयर फिर तभी जाकर फोकस करेगा गेम के ऊपर। उसको पता होगा कि पीछे उसका घर सिक्योर है, उसका जो एक पूरा सेटअप है जिसको उसने फाइनेंशियली चलाना है वो गामजन है। तो इन चीज़ों से ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा मुबारकबाद हो पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम को, एक अच्छा टूर्नामेंट खेले हैं, लेकिन मायूसी ज़रूर है कि फ़ाइनल नहीं जीत पाए। इसके बाद आपसे हमने टेस्ट क्रिकेट की बात करनी है और सबसे पहले इंडिया की बात करनी है और इंग्लैंड की बात करनी है, जहाँ पर इंग्लैंड ने एक शानदार तरीके से इस टेस्ट मैच को अपने नाम दिया। तो इफ़ देयर वाज एनी टीम इन द वर्ल्ड टू चेस दिस डाउन सना मीर, तो यही था कि वो इंग्लैंड ही होगी, क्योंकि आई थिंक उनका एक वो अब ऑरा बन चुका है कि दे हैव टू गो फॉर द विन, और वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि दे न्यू के वो आखिरी दिन ही चेस कर लेंगे टोटली। देखिए, वो बैट्स बॉल के ऊपर अक्सर क्रिटिसिज्म भी होता है, बट अगर देखा जाए तो वो लोग थोड़ा सा टाइम पे एक तो टाइम देते हैं अपने कोच और कप्तान को। जितना मर्जी क्रिटिसिज्म हुआ, जो कुछ हुआ, उन्होंने दे स्टक विद इट, उन्होंने दोनों का कॉम्बिनेशन चेंज नहीं किया। और फिर उन्होंने खुद ही ये फैसला किया कि जो डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार था उसको कम किया जाएगा। तो एक रिफ्लेक्शन के तौर पर उन्होंने अपने उस सिस्टम में थोड़ी सी बेहतरी लेकर आए। और दूसरी तरफ कोई भी क्रेडिट नहीं मैं ले सकती जैक क्रॉली से हो जाए या दूसरे जो ओपनर थे उनसे हो जाए। बेन डकेट बहुत ही ज़बरदस्त खेले, 149 जो 4th इनिंग्स में बनाया, आउटस्टैंडिंग। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अब आ रहा है इंडिया के ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादातर ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट से भी आते हैं प्लेयर, दूसरी फॉर्मेट से भी आते हैं, बट जो प्रेशर हैंडलिंग है, जितने कैच इंडिया ने छोड़े हैं इस टेस्ट मैच के अंदर, शायद ही कोई याद आता हो कि एक टेस्ट मैच के अंदर इस तरह से फील्डिंग हुई हो। और उसके अलावा बुमराह के साथ कोई ऐसा बॉलर नज़र नहीं आया जो बहुत थ्रेटनिंग नज़र आता हो। तो बहुत ज़बरदस्त खेला इंग्लैंड। आई थिंक जिस तरह की ओवरऑल कंडीशंस हैं उनको अंदाज़ा है, पर इंडिया की बॉलिंग ने और इंडिया की फील्डिंग ने खास तौर पे बहुत ज़्यादा लेट डाउन, फील्डिंग का और लेट भी डाउन चीज़ बहुत है, आई थिंक ऑल्दो इट्स टू अर्ली टू से, इनका पहला टेस्ट मैच था बतौर कप्तान शुभमन गिल, लेकिन मुझे वो जो एक होता है ना, आप ग्रे पैच सा नज़र आता है कि लीडरशिप के अंदर वो जो चेंज ट्रांजिशन हुई है, इतने अरसे से कोई कप्तान डेवलप नहीं किया गया उनका। देखिए, बहुत मुश्किल है टू फिल शूज़ फॉर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, बहुत मुश्किल है। और जो विराट कोहली का कैरेक्टर टेस्ट मैच से चला गया ना, वो अभी भरते भरते वैक्यूम भरेगा, क्योंकि कोई मैच डला नहीं। वो इस टाइम पे भी मैच डाल लेते थे जब कोई मैच होता नहीं था। आप जाके कुछ 2-4 बातें बोल दी, कोई एग्रेशन दिखा दिया, अभी कुछ नज़र ही नहीं आया। वो आए, आराम से आके खेल के चले गए। तो वो जो
रोहित की कप्तानी की बात करें टैक्टिकली और विराट कोहली की ओवरऑल एक पर्सनालिटी की और कैरेक्टर की बात करें कि वो इतने कंटेजियस थे अपने एग्रेशन के साथ, और टेस्ट मैच में आपको पैचेस में वो एग्रेशन चाहिए और वो तो सारे दिन ही उसको कैरी कर लेते थे। तो आई थिंक वो एक वैक्यूम है जो अभी भरते भरते भरेगा, बट ओवरऑल पॉजिटिव्स भी हैं इंडिया के लिए। बट आई थिंक जो फोर्थ इनिंग्स में जिस तरह का चेस किया है, हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड, और खासतौर पे बेन स्टोक्स और जो मैकलम है उनकी जो थिंकिंग है फाइनली बहुत फ्रूटफुल रही इस दफा। आई थिंक वो नासिर हुसैन ने कहा था जब कोहली रिटायर हुए टेस्ट क्रिकेट से कि इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम टेस्ट क्रिकेट विदाउट विराट कोहली। तो आई थिंक इट रियली मेक सेंस एज वेल। बट आई थिंक मोहित शाह साहब, सबसे पहले जो चीज़ जो मैं एनालाइज करना चाहता हूँ वो यही है कि इट्स नॉट जस्ट वो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स जिनकी बात की जाती है। टेस्ट क्रिकेट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। T20 वनडे में डोमिनेंस अपनी जगह, बट यहाँ पर लैक ऑफ लीडरशिप बहुत वाजे थी इंडिया की तरफ से। देखिए, इस स्टार्ट ऑफ न्यू टेस्ट चैम्पियनशिप का जो एरा है वो अब अगले 2 साल के लिए अब ये चलेगा। और मुझे फीलिंग अब ऐसी आ रही है कि जिस तरह इंडिया का मैंने ख़ासकर इस टेस्ट में देखा है, अवे फ्रॉम होम इंडिया की वो बॉलिंग में डेप्थ नहीं है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि बुमराह के अलावा कोई ऐसा बॉलर है जो इतना ज़्यादा आने वाले सालों की बात कर रहा हूँ, महीनों की बात कर रहा हूँ, आगे टेस्ट सीरीज़ आएंगी इनकी, कि अवे सीरीज़ में किसी को परेशान कर सके। ज़रूर अपने होम साइल पे होम कंडीशन में स्पिनर उनके पास बड़े अच्छे हैं, स्पिनर कर लेते हैं, डोमिनेट कर लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलिंग मुझे नहीं समझ आती कि उस लेवल का बुमराह लेवल का, या बुमराह भी इज़ ऑन द डाउन साइड। वो नहीं है कि वो बुमराह का वो नहीं है कि अब पीक आनी है उसकी और पीक आके वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। वो उसको भी सिलेक्टेड मैच खेलने हैं इसके बाद, बिल्कुल ये नहीं है हर मैच खेलेंगे तो बुमराह कभी भी फिट नहीं रहेगा, इंजरी प्रोन है, उसके लिए इंजरी प्रोन है, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब ये है कि इंडिया किस तरह टेस्ट जीतेगा वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है उन पे। फिर आपने जिस तरह बात की उनकी जो फील्डिंग की हालत है, मैं तो जायसवाल ने जिस तरह कैच छोड़े हैं, मतलब अनबिलीवेबल। अच्छा, बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसके बाद उन्होंने डांस भी किया, वो कह रहे हैं कैच छोड़ के डांस करना शुरू कर जी जी, और इवन जडेजा से भी कैच छूटा। लेकिन ये देखिए एज अ होल जो टीम की परफॉर्मेंस इंडिया की बिल्कुल अच्छी नहीं थी। एक शुरू में इंडिया के जो क्रिटिक्स हैं, इंडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की कि जी इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है, हम डोमिनेट कर लेंगे। ये आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन वो तकरीबन उसके उल्टा हुआ, रिवर्स हुआ, और बड़ी अच्छी फतह इंग्लैंड को मिली। और देखें, इंग्लैंड भी चाह रहा है कि 2 साल बाद जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा, अगर यहीं पे होता है तो इंग्लैंड की अपनी टीम। लेकिन मोहित शाह साहब, समवट आई एग्री टू दैट स्टेटमेंट। उसकी वजह यह है कि इस बॉलिंग के साथ इंग्लैंड, मुझे एटलीस्ट एशेज में तो कोई खतरा नहीं नजर आता। वो स्टैंडर्ड की नहीं, देखिए एक्सेप्टेड वो स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए ये चीज़ तो मानने वाली है ना, वो जेम एंडरसन स्टुअर्ट ब्रॉड वाला कॉम्बिनेशन, हाँ जी, उनको फिर सपोर्ट करते हुए और बॉलर जो बड़े अच्छे गाय बगाए आते हैं और सपोर्ट करते हैं, वो वाला आपको नज़र नहीं आएगा। वो तो देखें, जिस तरह आपने कहा ना विराट कोहली की बात की कि इंडियन बैटिंग लाइन अप विल नॉट बी द सेम अगेन, इस सॉर्ट ऑफ वही सिनेरियो इनका भी बनता है, इनकी बॉलिंग के लिए भी बनता है कि जेम एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड का जो कॉम्बिनेशन था, वो चीज़ आपको दोबारा नज़र नहीं आएगी इंग्लैंड में, खासकर कुछ अरसे तक नहीं आएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि होम एडवांटेज थोड़ा बहुत वो ले लेते हैं और उसका पता होता है कि नेक्स्ट बॉलर हम कौन सा इन्फॉर्म है या किस तरह है। तो मुझे यही फीलिंग आ रही है कि शायद ये टेस्ट सीरीज़ जो है इंग्लैंड जीत जाए, एक आध और भी मैच जीत के टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड जीत जाए। इंडिया के लिए परेशानी का मुकाम है कि देखें 5 सेंचुरियाँ भी बनाई, हाँ जी, और फिर भी आप टेस्ट ना जीत सके। वजह सिर्फ ये है कि आपके पास वो बॉलिंग नहीं है अवे सीरीज़ के लिए कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकें। अब जिस तरह कल कोई तकरीबन 305 थे, तो लगता था कि शायद क्लोज चला जाए मामला, लेकिन वो ले गए और जो रूट ने जिस तरह और स्मिथ ने बैटिंग की, वो बड़ा इजीली इंग्लैंड जीत गया। तो ये लंबा फिक्री है मेरा ख्याल है। देखिए, आप एक रन के लिए लड़ते हैं, इवन आखिरी 14-15 रन जब रहते थे तो लग रहा था कि इंडिया जस्ट वांट्स के ये जल्द से जल्द खत्म हो, और वो मेंटली तो हार चुके हुए थे पहले। आई थिंक जब 50-60 रन रहते थे, शायद 100 पे भी वो पहले ही हार चुके थे। लेकिन वैसे बड़ा एक क्रिटिकल मोमेंट हो गया, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा बहुत जल्दी रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन लैक ऑफ लीडरशिप बड़ी वाजे है। बॉलिंग अटैक बुमराह के अलावा, जिस तरह उन्होंने कहा, अब अग्रेशन देखना है तो फिर सिराज का देख लें, और उसके बाद क्या हुआ सबको पता है कि छक्का कहाँ जाके लगा। तो ये
ओवरऑल बड़ी ब्लीक साइड नजर आ रही है अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर। यार उनकी अगर फ्रस्ट्रेशन देखनी है तो सुनील गावस्कर की अगर आप कमेंट्री सुन लें या बाहर बैठ के तो आपको नजर आ जाएगा जितनी फ्रस्ट्रेशन है। मुझे समझ नहीं आती पांट के पीछे पहली बात वो क्यों है यार उनके नाम की ट्रॉफी थी तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी। स्कोर भी उसने किया लेकिन जिस तरीके से, लेकिन अगर आप पूरी ओवरऑल इंडियन टीम की बात करें, स्पेसिफिकली अगर बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, सिवाय बुमराह के आपको डोमिनेट करते पेस बैटरी के अंदर नजर नहीं आता। सिराज आपको पता है इंजरी के बाद वापस आ रहा है, वो सिराज जो आपको एक वर्ल्ड कप के अंदर नजर आए थे जिनके आप बड़ा एक आपको पता शोर पड़ा था, एग्रेशन भी ऑस्ट्रेलिया का नजर आया था, वो चीज़ आपको नजर नहीं। अगर आप फॉलो ऑन की बात करें वो भी कटा हुआ आपको नजर आता है। उसके बाद शायद बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं लेकिन उमेश यादव इससे बेहतर एक फास्ट बॉलर आपके पास हो सकता बहुत था, बेहतर, बहुत बेहतर हो सकता था क्योंकि वो पेस भी कैरी करते हैं। आपको टेस्ट क्रिकेट के अंदर पेस चाहिए, अगर आपकी पेस डिक्लाइन हो रही है दैट मीन्स कि आपका फिटनेस का इशू नजर आ रहा था सिराज के अंदर। अगर आप उनकी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करें वहां पर भी जडेजा आपको एज सच कोई इफेक्टिव आपको नजर नहीं आए, तो उनका इशू चल रहा है। वो खाली बैटिंग का नहीं है, साइकोलॉजिकली शायद बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि रोहित का ना होना, विराट कोहली का ना होना, वो कहीं ना कहीं उनको डेंट कर रही है। अगर आप थोड़ा सा ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, आपने जायसवाल को भी देखा होगा एज सच जिस तरीके से वो खेलते हुए आए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपको याद है बड़ा एक वो इनका एक काउंटर अटैक बना था स्टार्क के साथ, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ इम्पैक्ट उस सेंस में नहीं कि बिट्स एंड पीसेस के अंदर अब है। अच्छा, ये लफ्ज यहाँ से वहाँ तक भी पहुँच गया है, अब वहाँ पे भी इम्पैक्ट प्लेयर्स नहीं है। नहीं यार, नहीं देखो ये तो मुझे मानना पड़ेगा कि उनकी अगर बैकअप प्लेयर्स की बात करें, उनके पास बैकअप प्लेयर्स की एक डिक्शनरी बड़ी तगड़ी है, लेकिन उनके भी यहाँ पर अब मसला आ रहा है कि ज़्यादा प्लेयर्स उनके T20 मॉड ऑफ क्रिकेट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट वाली जो उनसी लाइन कहीं ना कहीं कट रही है। सेम अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर भी अगर आप बैटिंग ऑर्डर की बात करें, जॉय रूट ने कल परफॉर्म किया, आपके साथ स्टोक्स खड़ा रहा, उनका भी एक इशू है पेस बैटरी का कि उनकी जो वहां पर काउंटी सर्किट चैंपियनशिप होती है, अगर अभी भी आप उठा के देख लें, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने विड्रॉ करके अपने आप को T20 ब्लास्ट के लिए रखा हुआ है कि वहां पर भी T20 मॉड ऑफ क्रिकेट ज्यादा की तरफ वो जा रहे हैं। फिर अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें, जैक क्रॉली उनके पास मौजूद हैं, लेकिन वही फ्लैम्बॉयंट किस्म की जो बैटिंग ऑर्डर एक आपको नजर आता है कि एग्रेसिवनेस है, वो जो स्टेबिलिटी एक इनिंग्स के अंदर आती थी जहां पर अगर आप ऊपर से जल्दी आउट होते हैं तो आगे स्टेबल इनिंग्स खेलेगा, जॉय रूट के अलावा तो उनके पास है नहीं। तो अब दोनों इस वक्त मुश्किल में जरूर है, लेकिन कंडीशंस के लिहाज से अगर बात करूं तो ये टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के लिए ज्यादा अच्छी है। इंडिया विद द पेस बैटरी जो भी है ये स्ट्रगल अच्छा, करेगा। इंग्लैंड के लिए भी इट वाज अ कंप्लीट डिफरेंट पिक्चर। जिस तरीके के रन स्कोर हो रहे थे, यू डोंट एक्सपेक्ट इंग्लैंड में इतने ज्यादा रन होना। बट मेरा सवाल देखिए, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द एशेज, वो जरा एक पर्सनल सब्जेक्ट बन जाता है, तो इस बॉलिंग के साथ तो मुझे नहीं नजर आता एशेज में इतना कुछ। ऑब्वियसली आपको पता है इंग्लैंड की रोटेशन पॉलिसी बड़ी अच्छी है और वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर लेके आएंगे। इंग्लैंड समर जब भी ख़त्म हो रहा होता है और आखिर की तरफ होता है तो बैटिंग पिचेस बननी शुरू हो जाती हैं। आपकी वो सारी जो मॉइस्चर होता है जनरली इंग्लैंड की पिचेस के ऊपर वो नहीं होता, तो आप स्कोर एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ आपको मिल जाएगा। पर जिस तरह से 43 for 3 था गालिबन इंडिया पहली इनिंग्स में, वहाँ से टेस्ट मैच में वापस आना इंग्लैंड का, ये दोनों टीम्स के लिए जो कैपेबिलिटी है उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का सवाल है। मतलब एक ऐसी टीम जो 43 for 3 से वापस आती है वो इंग्लैंड है, और एक ऐसी टीम इंडिया जो इतना ज़बरदस्त पोजीशन से वो मैच लूज़ करती है। सो वहाँ से मैच में वापस आना ही एक बहुत बड़ी बात थी और उसको जीतना तो और बड़ी बात थी। और बड़ी बात हो रही थी जब टॉस जीत के इन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था। सो बेन स्टोक्स जो हैं वो जनरली ही वो खुद कह रहे हैं कि मैं और मैकलम वी कीप इट वेरी सिंपल, हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते, हम जो समझते हैं जो ठीक लगता है हम वो करते हैं और उसको फिर पूरी टीम फॉलो करती है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन, एक स्ट्रॉन्ग कोच जो आपस में सेम पेज के ऊपर हो। गंभीर जब से आए हैं थोड़े इश्यूज हुए हैं। हम कोहली की बात करें, हम रोहित शर्मा की बात करें, आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेल रहा था टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए, तो पहले मैच के बाद ही अश्विन ने रिटायरमेंट दे दी थी। तो वो भी एक बहुत बड़ा मिसिंग लिंक है कि बहुत अरसा अश्विन कैरी किया और खेलते रहे, और अब उस लेवल का बॉलर जो है स्पेशलिस्ट स्पिनर आगे खेले, ठीक है नीचे बैटिंग भी वो करते थे, पर जो इनका एक्सपीरियंस था वो भी अब एक दूसरे स्पिनर की कमी भी महसूस हुई। इट्स नॉट जस्ट द फास्ट बॉलिंग, अगर मैं जडेजा को निकाल दूं तो और स्पिनर उनके पास हैं, अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, ऐसा नहीं कि स्पिनर्स और है नहीं पर खिलाया नहीं। तो अगले मैच में हो सकता है कि इनको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाना पड़े, अपनी स्ट्रेंथ के बॉलर्स को लाना पड़े, क्योंकि पेस अगर नहीं है तो एटलीस्ट स्पिन से आपको देखना पड़ेगा कि क्या स्पिनर क्या कर सकते हैं इनके इंडिया के यहाँ पर। तो आई थिंक वो चीज़ अब इंडिया के पास काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं और ऑब्वियसली अभी बहुत यंग कैप्टन है, टाइम लगेगा। ख़ास सीधा इंग्लैंड का टूर कोई आसान टूर नहीं होता, क्योंकि आई बॉल्स होते हैं। क्रिटिकली क्रिकेट को जो एनालाइज
इंग्लैंड में किया जाता है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उसका कोई मुकाबला नहीं किसी दूसरी टीम। लेकिन अगर आपको इस डिसीजन को ही खाली रेट करना हो, नोइंग के इंडियन सेटअप में इस वक्त कौन कौन से प्लेयर्स थे जो मेन स्ट्रीम टीम का उनका हिस्सा हैं, मैं भी एक दो नाम मेरे जहन में आते हैं जो मुझे लगता था शायद बेहतर कप्तान हो सकते हैं। आर यू हैप्पी कि मतलब ये डिसीजन उन्होंने ठीक लिया लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, आई कांट रियली कमेंट, मैंने उस डिटेल से इनका जो सेकंड स्ट्रेंथ है उसमें लीडरशिप को नहीं देखा, जो 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 सच्ची बात है। और मुझे नहीं पता, बहुत सी बातें और लोगों के ऊपर, ऋषभ पंत एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो बहुत मेन स्टे रहे, बट अब उनकी जो वे ऑफ प्ले है उसको ज़्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे इंडिया के अंदर। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑब्वियसली कैंडिडेट हो सकते थे, मतलब somebody like केएल राहुल में भी, केएल राहुल को मिली है कप्तानी, वो इतना उस तरह से श्रेयस अय्यर टेस्ट मैच में वो जगह बनाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं होगा। तो आई थिंक ऑप्शन तो इंडिया के जितना टैलेंट पूल है बहुत बड़ा ऑप्शन है, बट ऑब्वियसली जो एक स्टार पावर है और जो आप लॉबिंग और एजेंट्स का बात होती है वहाँ से भी नाम आगे आता है। सो आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा कमेंट उनकी लीडरशिप पे अभी नहीं कर सकती। सैम्पल साइज़ मैं हमेशा बात करती हूँ, बहुत ज़रूरी होता है कि सैम्पल साइज़ बड़ा हो, और तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान भी आजकल रखना बहुत मुश्किल है। इंडिया तो अपनी टीम्स ही अलहदा रखती है, आपको अक्सर नज़र आ रहा होता है एक टीम उधर जा रही है टेस्ट की तो दूसरी वनडे के लिए निकल रही होती है, तो वहाँ तो उनको डिफरेंट रखना ही पड़ेगा। जी अवैस बड़े खुश हुए केएल राहुल का नाम जो, तो आपका भी शायद यही ख्याल है कि वो बेहतर कप्तान बन सकते। इवन मुझे अगर चूज़ करना पड़ता तो मैं इनमें या ऋषभ पंत में से एक को चूज़ कर रहा हूँ। देखो, ऋषभ पंत का तो मसला वही है, जो वहाँ पर क्रिटिक्स हैं उनका प्ले ऑफ स्टाइल उनको पसंद नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जब वो स्कोर कर रहा है रन्स आपके लिए, विकेट कीपिंग स्किल्स उसके अच्छे हैं, तो आई डोंट थिंक सो के वे ऑफ स्टाइल मैटर करता है। मैं सुनील गावस्कर की इट्स वर्किंग फॉर हिम, जो स्कोर कर रहा है। देखो, इंग्लैंड को अगर आपने काउंटर अटैक करना है, ऑस्ट्रेलिया को करना है, आपको उनके आगे एग्रेसिव रहना पड़ेगा, और वही वो करता है, और वो बेस्ट पॉइंट है उसका जिस तरीके से कर रहा है। अब थोड़ा सा अगर इन पूरी सीनियरिटी की बात करूं तो इस वक्त बुमराह के अलावा तो इनके पास ऑप्शन है नहीं। मुझे पता है कि थोड़ा सा वहाँ क्रिटिक्स वाला जो मामला था कि जी ऐसा फास्ट बॉलर कप्तानी को कैरी करना बहुत बड़ा एक आपके पास जॉब होता है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद मुझे लगता था कि अगले कप्तान शायद बुमराह, क्योंकि बुमराह टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है, मेंटली अगर कर लो तो जिस तरीके से लीड करता रहा। लेकिन जो लास्ट इनका एक इशू रहा था, मुझे याद है जब मैं उनको देख रहा था बुमराह वाले मामले में, जब इंजरी हुई, फास्ट बॉलिंग का ही कॉन्सेप्ट उधर आया कि जी ऐसा फास्ट बॉलर क्या लीड करना चाहिए, क्योंकि इंजरी प्रोन बहुत ज़्यादा एक फास्ट बॉलर रहता है, उनकी फिजिक का भी थोड़ा सा एक इशू रहा है फास्ट बॉलिंग के लाइनअप पे। लेकिन अगर पूरे इस टैक्टिक को निकालो तो आई गेस बुमराह आपके पास एक अच्छा एक ऑप्शन आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि जितनी भी अभी स्क्वाड इनको इंडिया को उठा के देख लो तो इनके पास सिवाय दो लड़कों के, जो आपने बात की केएल राहुल को आप पहले ही आजमा चुके हो, एज सच कोई इंप्रेसिव आपको चीज़ नजर आई। मसला वहाँ पर भी वो है, अगर आप उनकी डिबेट उठा के देखो तो टेस्ट क्रिकेट से ज़्यादा उनको रेट किया जाता है प्लेयर्स को बार बार आईपीएल की लीग के ऊपर, जिसमें पांट उनके कप्तान थे, आपको पता है, वो एज सच कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आपको आई, तो उनको बार बार वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है वहाँ पर। तो बुमराह आई गेस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। लेकिन जो इस सिचुएशन है, इंडिया सेकंड टेस्ट मैच के अंदर भी अगर बॉलिंग यूनिट चेंज नहीं करता, मसला फिर बेंच लाइनअप का भी है। बेंच लाइनअप के ऊपर इनके पास एज सच कोई आपको एक्सपीरियंस बाहर फास्ट बॉलर बैठा नहीं है, जैसे भुवनेश्वर कुमार आपको याद है इनके होते थे, आउट स्विंग इन स्विंग उनका तगड़ा था, एज सच कोई बैठा हुआ नहीं है, या उमेश यादव नहीं बाहर बैठा हुआ। तो बॉलिंग लाइनअप पे भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन पर काम करने की जरूरत है। अच्छा, इवन अगर मैं एक लंबी हिस्ट्री के अंदर भी हम चले जाएं तो कपिल देव आई थिंक वाज द लास्ट फास्ट बॉलिंग या ऑल राउंड कैप्टन व्हिच दे हैड, उसके बाद कोई उन्होंने भी इस तरफ फोकस नहीं किया या शायद डेवलप नहीं कर पाए। तो ऑब्वियसली प्रोग्राम का इख्तिताम का टाइम ज़रूर है, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि कप्तानी का एक मसला वहाँ पे भी है, बट एट द सेम टाइम हमें भी नहीं पता हमारा टेस्ट का कप्तान कौन है अभी तक। अच्छा देखें, कभी भी कोई नया डिसीजन होता है ना, तो वो जो थिंक टैंक होता है या रिस्पेक्टिव बोर्ड होता है, वो इस पे नहीं जाता कि कौन सा बेहतर है, किसका कैरियर बहुत ज़्यादा है, ये लॉन्जिविटी पे जा रहे हैं, लॉन्जिविटी पे जाते हैं, किसका कैरियर बहुत ज़्यादा। देखें, बुमराह की बात जब आती है, नो डाउट कि उन्होंने जो एक आध कप्तानी की है, बड़ी ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग की है, लेकिन आप बुमराह पे डिपेंड नहीं कर सकते। उनका कैरियर इतना नहीं रह गया एज अ फास्ट बॉलर। उनकी टीम में भी पता नहीं 1.5 साल बाद जगह बनती है या नहीं बनती, और उनकी स्पीड में क्या फ़र्क आता है। तो इसलिए कप्तान उनको ऐसा चाहिए था जो कम से कम 4-5 साल 6 साल टीम को लेके चले, और इसलिए ये गिल की सिलेक्शन हुई है, वरना और रीज़न कोई नहीं था। अब अपने की बात कर रहे हैं, अपने कप्तान की और अपने पाकिस्तान की सिस्टम की। हम शायद उन क्रिकेट बोर्ड में से हैं जो फैसला करते हैं बहुत करीब जाके, और कहीं सीरीज़ जब शुरू होगी साउथ अफ्रीका के साथ, उससे आपको कोई 15 दिन पहले ही पता लगेगा कि हमारा कप्तान कौन है। यानी अभी तक आपको ही नाम नहीं हमें बता रहे? नहीं, अभी तक फैसला ही नहीं हुआ, तो किस तरह बताएं। बिल्कुल ठीक होगा। मोइन शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सईद मोहम्मद अवैस सलामी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।
तो पाकिस्तान का टेस्ट का कप्तान कौन होगा ये तो अभी तक फैसला नहीं हुआ, वरना मोई शाह साहब से हम कोई नाम सुन ही लेते। लेकिन अब अगली आने वाली सीरीज से पहले ही पता चलेगा कि पाकिस्तान का कप्तान कौन होता है। लेकिन इंग्लैंड की एक शानदार जीत रही है, आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त आगाज़ हुआ है नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के उनके कैलेंडर का, और आने वाली जो मैचेस हैं सीरीज़ में वो बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। लगता है ये है कि इंग्लैंड की डोमिनेंस जो है वो बरकरार रहेगी। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।